जैनिज्म के फॉलोअर थे 14,000, ब्राह्मण की गिनती थी लाखों। तो लोअर वर्णन के लोगों का समाधान इस धर्म से बस शुरू हुआ। आइए देखते हैं कि किस आदमी ने बदला ब्राह्मण वर्णन का इतिहास, किसने बचाया लोअर वर्णन के लोगों को। तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म की। गौतम सिद्धार्थ एक राजा के बेटे थे। कोई परेशानी तकलीफ नहीं थी जिंदगी में। 567 बीसी में क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ। वह नेपाल के लुम्बिनी इलाके में रहते। इनके फादर का नाम था पिपरावा, जो कि कपिलावस्तु के राजा थे। इनकी मदर कौशलन डायनेस्टी की थी। इनकी शादी छोटी उम्र में ही यशोदा जी के साथ हुई, पर मैरिड लाइफ से इन्हें अट्रैक्शन ना हुआ। इन्होंने दुनिया के दुखों को देखा और महावीर की तरह राज त्याग कर 29 साल में अपना घर छोड़ दिया। 7 साल तक इधर उधर भटकने के बाद 35 साल की उम्र में निर्वाण हो गए, बोध गया में, वह भी एक पिपल ट्री के नीचे। उसके बाद उन्हें कहा गया गौतम बुद्ध। बनारस के सरनाथ में उनका पहला संगठन हुआ। उन्होंने अपने उपदेश दिए और कहा इसे काफी फैलाया जाए। वह एक दिन में 20 से 30 किलोमीटर चल लेते थे। 40 साल वह लगातार चलते रहे, सिर्फ रेनी सीजन को छोड़कर। उन्होंने बहुत डिबेट्स में हिस्सा लिया और ब्राह्मण की हर बार हार हुई। उनका अंत 487 बीसी कुशीनगर, जो कि देओरिया ईस्टर्न यूपी में है, वहां 80 साल की उम्र में हुआ। आइए देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों, हमने देखा था कि कैसे आत्मा को ब्रह्मा जी के साथ जोड़ा गया, पर यह इस चीज में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनका दिलचस्प डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व रहता था। उन्होंने कहा कि यह सारा संसार दुखों से भरा हुआ है और लोग अपनी ही चाहतों से दुखी हैं। अगर यह चाहत खत्म हो जाए तो दुखों का भी अंत हो जाएगा और इंसान इस जीवन के मृत्यु वह जीवन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। उनके जिंदगी जीने के 8 पाथ थे। पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, सही देखना। सेकंड है राइट डिटर्मिनेशन। थर्ड है राइट स्पीच। फोर्थ है राइट एक्शन। फिफ्थ है राइट लाइवलीहुड। सिक्स्थ है राइट एफर्ट। सेवंथ है राइट अवेयरनेस और लास्ट वन है राइट कंसर्न। वह अपने शिष्यों को लग्जरी से दूर और इन पाथ को फॉलो करने के लिए कहते थे। नेक्स्ट देखेंगे फीचर ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों, ये ऐसा धर्म था जहां पर गॉड और सोल पर कोई विश्वास नहीं करता था। यह रोजमर्रा की जिंदगी को अपनाते और सादा जीवन व्यतीत करते। इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, जिस वजह से शूद्र का यह धर्म से संबंध बन गया। वहीं वुमेन को भी इस रिलीजन में पूरा आमंत्रण था। मगध में इसका स्प्रेड काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां लोग ब्राह्मण धर्म का अंत करना चाहते थे। ये बुद्ध जी का ज्ञान और प्रचार करने का ढंग था, जिस वजह से आज बुद्धिज्म इतना स्प्रेड हो चुका है। सबसे बड़ी खूबी उनकी थी कामनेस। कोई भी परिस्थिति आ जाए, वह शांत रहकर उससे निपट लेते थे। इन्होंने जो भाषा यूज की वह थी पल्ली। यह प्राकृत भाषा की ही एक फॉर्म है। इन्होंने अपने संघ तैयार किए जहां हर कोई आ जा सकता था, पर स्लेव्स, सोल्जर और डेब्टर नहीं। तो हमने ये समझ आया कि बुद्धिस्ट धर्म के 3 मेजर प्रिंसिपल एलिमेंट थे। पहला है बुद्ध, दूसरा धर्म और तीसरा संघ। बुद्ध जी के 200 साल बाद अशोकन किंग ने इसे सेंट्रल एशिया में इंट्रोड्यूस करवाया और इसे वर्ल्ड रिलीजन का दर्जा मिल गया। अगर ये धर्म इतना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग था तो इसका अंत क्यों हुआ? दुनिया में हर चीज अपने आप को रिपीट करती है।
यह लॉ ऑफ नेचर है। उसी तरह दोस्तों 11th सेंचुरी एडी के बाद दोबारा से ब्राह्मण ने जन्म लिया और इन लोगों का खात्मा कर दिया। पर ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने कैटल वेल्थ को प्रिजर्व करने की बात की। शूद्र और वुमेन को वादा दिया कि ब्राह्मण उन्हें स्वर्ग में लेकर जाएंगे। दूसरा ये है कि बुद्धिस्ट मोंक को काफ़ी ज़्यादा ग्रांट और गिफ्ट मिले, जिससे उनकी लाइफ ईजियर हो गई। वह अपने रास्ते से भटक गए और ब्राह्मण के लिए रास्ता और आसान हो गया। इनका सबसे बड़ा एरिया था नालंदा। दोस्तों उसको चलाने के लिए आसपास के 200 गांव मिलकर ग्रांट देते थे। ये जो नए बुद्धिस्ट थे, लग्जूरियस लाइफ जीने वाले, इन्हें नाम दिया गया वज्रयाना। बाकी दोस्तों तीसरा कारण कड़वा है पर सत्य है कि यहाँ पर नारी को लस्ट की दुर्दशा से देखा जाता था। कई मोंक्स का तो ये भी मानना है कि ये धर्म ज्यादा लंबा चल सकता था अगर ऐसा नहीं होता। बाकी दोस्तों करूर राजाओं द्वारा बुद्धिस्ट का अंत किया गया, जिसमें पश्यमित्र शुंगा और हुना किंग मेहारा कुला थे। शिवाती शंकरा गौड़ा के राजा, उन्होंने बोध गाया पेड़ को ही कटवा दिया था। जब मोंक काफी रिच थे तो टर्किश ने भी इनके ऊपर काफी हमले किए। इसी कारण ये लोग नेपाल और तिब्बत में एस्केप कर गए। आगे पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। पहला दोस्तों, चाहे बुद्धिज्म अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से खत्म हो गए, परंतु इंडियन सोसाइटी में इसका काफी इन्फ्लुएंस था। दोस्तों 500 बीसी के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बुद्धिज्म के लोगों ने आयरन प्लो शेयर का यूज किया, कॉइन को सर्कुलेट किया, जिसके कारण इनके पास 80 कोटी ऑफ वेल्थ थी। तो बुद्धिज्म ने इसका हल ढूंढते हुए टीचिंग दी कि वेल्थ को एकोमुलेट नहीं करना चाहिए। फार्मर को ग्रेन, ट्रेडर को वेल्थ और अनएम्प्लॉयड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। उसी के साथ उन्होंने कहा कि हम जितना इस जन्म में मॉन्क्स को देंगे उससे ज्यादा हमें अगले जन्म में प्रोवाइड होगा। जो पैसे मॉन्क्स के पास आते वह उसे दोबारा इकोनॉमी में सर्कुलेट करते और लाइफ को दोबारा से मेंटेन किया जाता। जब तक गौतम बुद्ध जी जीवित थे तब तक यह गोल्ड और सिल्वर एक्सेप्ट नहीं करते थे। बाद में जब वह पूरे हो गए तो मॉन्क्स का रवैया बदल गया और फिर सारा का सारा खेल। दूसरा इन्फ्लुएंस ये था कि चाहे वह ब्राह्मण को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, परंतु वह भी बिल्कुल ब्राह्मण की तरह ही थे। वह भी खुद हाथ से कोई काम नहीं करते थे और गिफ्ट व डोनेशन पर अपना जीवन व्यतीत करते। मॉन्क्स के देखने का नजरिया लोगों के कामों से था, वहीं ब्राह्मण के देखने का नजरिया लोगों के बर्थ से। तीसरा और महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस था कि उस समय में शूद्र और वुमेन का स्टेटस इस धर्म से काफी ऊंचा हो गया। जो इस धर्म को मानते थे उनके लिए शूद्र भी किसी ब्राह्मण से कम नहीं थे। इसका मतलब अब लोगों के पास चॉइस प्रेजेंट थी। फोर्थ इन्फ्लुएंस ये था कि उन्होंने कैटल को प्रिजर्व किया। उनके धर्म में कोई भी एनिमल सैक्रिफाइस नाम की चीज नहीं थी। इस कारण काफी कैटल भी सेफ हुई। सुतानी पाता में इसे आनंद, वंदना, बल और सुख देने वाला जानवर बताया गया है। फिफ्थ ये है कि इन्होंने किसी चीज को फॉरएवर रखने के लिए नहीं कहा, पर हर चीज के मेरिट और डीमेरिट डिस्कस करने की बात हुई, जिस कारण जो उस समय के अंधविश्वास बने हुए थे उस पर खूब डिबेट हुई। लोगों के सामने सच्चाई आ गई। इनकी सारी लिटरेचर पल्ली भाषा में थी। इस लिटरेचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट जिसमें बुद्धा जी की टीचिंग बताई थी, सेकंड जिसमें लिखा था कि संघ के मेंबर कौन होंगे, थर्ड वन है फिलोसफिकल एक्सपोजिशन ऑफ रिलीजन। इन्होंने ही प्राकृत भाषा को संस्कृत के साथ जोड़ा और एक नई भाषा हाइब्रिड संस्कृत को फॉर्म किया, जिसकी फेमस राइटिंग है अपरम भाषा। ये वही लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेटेस्ट लर्निंग सेंटर और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा को बनाया।
अगर बात करें आर्ट की तो ये पहले लोग हैं जिन्होंने स्टैचू वर्शिप की शुरुआत की थी। बोध गया के पैनल्स, सांची और बरहुत की बिल्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट वन है। ग्रीक और इंडियन स्कल्पचर्स ने मिलकर एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट को जन्म दिया जिसको हमने नाम दिया गंधारा आर्ट। मॉन्क्स ने अपना जीवन नेचर में बिताया तो रॉक्स को कट करके उनके लिए घर बनाए जाते थे जो हमें बाराबार हिल में देखने को मिल सकते हैं।